दिवस की पूर्व संध्या पर मित्रों, आप सभी का विरासत कला मंच की ओर से स्वागत है। आज नगर के हमारे प्रबुद्ध साहित्यिक बंधु लोग चाय के साथ चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर राष्ट्रीय ध्वज पर केंद्रित एक चर्चा लेकर हम सभी उपस्थित हैं। आज हमारे देश में घर घर तिरंगे का अभियान हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया है। आज यह प्रश्न है कि पूर्व में घर घर तिरंगा नहीं रहा, आज घर घर तिरंगा का अभियान जो हो रहा है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो क्या है, इस पर हम सभी लोग चिंतन मनन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका इतिहास क्या है और उसकी जो पृष्ठभूमि है, और राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले हमारे देश में कब फहरा है, आदि अनेक प्रश्नों के साथ हम आपसे रूबरू करा रहे हैं अपने साथियों के द्वारा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्री उमाशंकर मिश्रा जी। उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि क्या रही है, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कहाँ फहराया गया, किस सन में फहराया गया, कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार। आज की ये जो राष्ट्रीय तिरंगे पर एक बहुत ही अच्छी गोष्ठी या विचार मंथन यहाँ पर आप सब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, उसमें आज के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, संचालक हैं और सूत्रधार हैं आदरणीय मुन्नालाल मिश्रा जी, और आज इस कार्यक्रम में हमें अपना वरदहस्त और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं हमारे नगर के एक बहुत ही वरिष्ठ संगीतकार, बहुत ही सम्मानीय नागरिक और हम लोगों के बीच एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उस दौर को देखा है जो स्वतंत्रता के पहले का था, जो गुलामी का था, उस दौर को ही देखा है जब यूनियन जैक को उतारा गया था और तिरंगे झंडे को चढ़ाया गया था, और आज इस दौर को ही देख रहे हैं कि जब हर घर में घर घर के ऊपर बड़ी शान के साथ, बड़ी गौरव के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम सब तिरंगा लहरा रहे हैं, और वो मास्टर उम्मीद खां हमारे बीच में बड़े आदर के साथ विराजमान है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्हीं के साथ उन्हीं के बगल में विराजमान हैं श्री लालजी चतुर्वेदी जी, राजेंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं और बहुत विचारशील व्यक्ति हैं। उन्हीं के साथ श्री आशीष पटेरिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एक अभियंता होने के साथ साथ कई प्रकार के अन्य कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं और कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। तो आइए हम आज के इस प्रसंग पर आएँ, और जैसा कि आज के कार्यक्रम के लिए माननीय संचालक महोदय श्री मुन्नालाल मिश्रा जी ने हमें आदेश किया कि तिरंगे की यात्रा के बारे में, हम उसके इतिहास के बारे में शुरू करते हैं बात, कि इसका उत्थान कहाँ से हुआ और कैसे इसकी यात्रा शुरू हुई। आज हम जो ये तिरंगा देख रहे हैं, 3 रंग का तिरंगा, बीच में अशोक चक्र, ये दरअसल जो तिरंगा है उसका छठवां रूप है। तिरंगे का जो पहला रूप था वो 7 अगस्त सन 1906 में तिरंगा पहली बार फहराया गया था। ये तिरंगा कलकत्ता, जो आज कोलकाता के रूप में जाना जाता है, वहाँ के पारसी बागान मैदान में इसको फहराया गया था, और उस तिरंगे में उस समय 3 रंग थी। सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला रंग था और नीचे लाल रंग उसमें था। हरे रंग में ऊपर 8 कमल के फूल बने हुए थे, बीच में जो पीले रंग की पट्टी थी उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी पर एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज का चिन्ह उसमें था। उसके 1 साल बाद ही उसका रूप फिर से बदला, और फिर से बदला तो सन 1907 में जो तिरंगा फहराया गया वो मैडम भीखा जी कामा के द्वारा फहराया गया था, और वो तिरंगा बर्लिन में उन्होंने फहराया था। और उसमें जो पहला रूप था 1906 वाला, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके
जो ऊपर की पट्टी में, पीली पट्टी में, जो हरी पट्टी में जो कमल के फूल थे उसकी जगह 8 सितारे कर दिए थे, और चांद और सूरज का जो डिज़ाइन थी उसको भी थोड़ा सा उसको परिवर्तित किया गया था। तिरंगे का जो तीसरा रूप आया वो सन 1917 में हम सबके सामने आया, जब डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने उस तिरंगे को फहराया। और इसमें जो हमारे पहले के दोनों रूप थे तिरंगे के उसको पूरी तरह बदल दिया गया। और सबसे ख़ास बात तो ये थी कि इसमें जो यूनियन जैक था, जिसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय झंडा कहता था, उसको भी इसमें शामिल किया गया था। और इसमें 4 हरे रंग की पट्टियाँ और 5 लाल रंग की पट्टियाँ थीं। 7 सितारे इसमें थे और एक चांद, और चांद के ऊपर एक सितारा उसमें रखा गया था। 7 सितारे उस समय जो हमारे सनातन धर्म के सप्त ऋषि हैं उनका प्रतीक उसमें कहा गया था। तो ये हमारे तिरंगे का तीसरा रूप था। जो चौथा रूप तिरंगे का आया वो सन 1921 में आया। 1921 में विजयवाड़ा के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसे उसमें बैजवाड़ा कहते थे, बैजवाड़ा के अधिवेशन में वो उसका रूप आया था। और उसमें पहले एक आंध्र प्रदेश का एक बालक ही था, एक छात्र था, उसने केवल 2 रंग शामिल किए थे उसमें, लाल और हरा। लेकिन जब गांधी जी के सामने वो झंडा लाया गया तो गांधी जी ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि ये लाल रंग जहाँ हिंदू का प्रतीक है, हरा रंग मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, तो इसमें एक रंग सफ़ेद रंग और जुड़ना चाहिए जो भारत के अन्य सभी समुदायों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो उन्होंने उसमें एक सफ़ेद रंग जुड़वाया और बीच में चरखा, देश की प्रगति के दर्शाता हुआ चरखा उसमें शामिल किया गया। तो ये भारत का तिरंगे झंडे का तीसरा रूप, चौथा रूप वहाँ पर सामने आया। जो 5वां रूप इसके बाद आया, 5वां रूप 1931 में हम सबके सामने आया। 1931 में जो ये झंडे का रूप आया उसमें फिर से परिवर्तन किया गया। और सबसे ऊपर जो आज हम तिरंगा देख रहे हैं ये लगभग उसी का रूप था जिसमें बाद में परिवर्तन किया। सबसे ऊपर उसमें हरा रंग था, बीच में सफ़ेद रंग था, और नीचे सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में हरा रंग था, और नीचे सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग था। और बीच में चरखा भारत की प्रगति और उन्नति का प्रतीक दर्शाता हुआ चरखे को उसमें शामिल किया गया था। फिर 1931 के बाद जो अंतिम डिजाइन भारत के तिरंगे की गई वो वर्तमान रूप जो है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग, और बीच में 24 तीलियों के साथ के नीले रंग के रूप में एक अशोक चक्र के रूप में उसमें रखा गया था। और इसी तिरंगे झंडे को अंतिम रूप से 22 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंतिम रूप से फहराया गया। ये हमारे तिरंगे की यात्रा है, जिसको कि, और मैं ये भी बता दूं कि जो ये तिरंगे की पूरी यात्रा है इसका जनक, इसका अगर हम कहें कि पितामह, तो वो एक मछलीपट्टनम के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बेंगली वेंकैया जी। बेंगली वेंकैया जी ने इसको डिजाइन किया था, और उसी को हम आज थोड़े परिष्कृत रूप में हम तिरंगे झंडे के रूप में फहरा रहे हैं, जो हमारी आन बान शान और गौरव का प्रतीक है, जिसको देख करके आज भी हमारे दिलों में उत्साह और जोश का संचार होता है। तो ये हमारे तिरंगे का इतिहास है, तिरंगे की यात्रा है। जो 1900 जैसा कि अभी हमारे उमा शंकर मिश्रा जी ने कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो अंतिम रूप लिया गया, तो इस अंतिम रूप लिए गए ध्वज को सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में प्रथम बार हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह ध्वज फहराया गया था, जो आज भी हमारा यह ध्वज अपने देश की आन बान शान के साथ फहरा रहा है। और लीजिए, मैं श्री लालजी चतुर्वेदी जी, राजन चतुर्वेदी जी हैं, इन्हें लालजी के नाम से जाना जाता है।
मैं लाल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं, इन रंगों में कौन कौन सा प्रतीक आप अपनी दृष्टि से कहेंगे? जो केसरिया रंग है और जो सफ़ेद रंग है और जो हरा रंग है, ये किसके प्रतीक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब आपने। तो चूँकि जैसे तिरंगा ये भारतीय आन शान, जिसका नाम ही बोलता है, तिरंगा बोलता है, क्योंकि जो उसका वो रंग है वो भारत के स्वभाव को दर्शाता है। उसका केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है, और सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग भूमि की उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। उसके जो बीच में जो भारत का सूर्य की तरह चमकता है, इसकी जो है 24 लेयर है अशोक चक्र की। ये है गति ही जीवन है और ठहराव ही मृत्यु है। और भारत की तरह की क्या प्रशंसा करना, इसका इतिहास बहुत शानदार है, सभी को मालूम है। सभी देश प्रेम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात अभी लाल जी चतुर्वेदी ने कही। यकीनन जो हमारे देश के इस ध्वज में हमारी जो हमारे देश के लिए संदेश दिया गया है, वो एक लौकिक रूप से, एक भौतिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से, एक सामाजिक दृष्टि के रूप से बहुत ही उपयुक्त है, प्रासंगिक है। उसका अर्थ आज हम जी रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता को लेकर हमारे देश की जो तस्वीर है, तब्दील है, आप देख सकते हैं। लीजिए, मैं आपके समक्ष श्री आशीष पटेलिया जी जो विचारक हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा। आशीष जी, आप हाँ, तो आशीष जी, जो हमारे देश में आज घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? इसकी प्रासंगिकता और इसकी सार्थकता क्या हो सकती है? राष्ट्रीयता की भावना में कितना बल मिल सकता है? जन जन की राष्ट्रीय भावना के लिए ये कितना प्रेरक है संदेश? कृपया इस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, धन्यवाद श्री आदरणीय परम आदरणीय श्री मुन्ना मिश्रा जी को, जो आपने इस प्रकार का बहुत ही सारगर्भित आपने एक तरह प्रश्न पूछा है कि झंडा जो घर घर झंडा पहुंचाने का एक संदेश दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से जो एक विशाल रूप पूरे भारत में एक लहर सी दौड़ पड़ी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो इस लाइन में ही एक इतना बड़ा एक वो उद्गार छुपा हुआ है कि ये झंडा हमारे विश्व को भी जीतने का प्रभाव रखता है, बशर्ते हम एक मुट्ठी में बन जाए, पूरा देश एक मुट्ठी में आ जाए, एक एकता का भाव आ जाए। सिर्फ आज ये जो घर घर झंडा अभियान जो चलाया जा रहा है, ये हमारे देश के प्रति समर्पण और सभी में अनेकता में एकता, मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सबको एक सूत्र में बांधने का एक प्रभावशील कार्य किया जा रहा है, और जिसका रिजल्ट में परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि आज 8 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक के अंदर इतना जोश है कि तिरंगे को लेकर अगर कोई साइकिल भी चला रहा है तो साइकिल में आपको तिरंगा मिलेगा, बाइक पे तिरंगा मिलेगा, बस पर, कार पर, हर जगह विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इस प्रकार का एक संदेश संपूर्ण विश्व को दिया जा रहा है कि आज हमारा देश अनेकता में एकता के भाव को लेकर चलने में सक्षम है, और विकास की नई परिपाटी को शुरू किया जा रहा है, जो विश्व गुरु की ओर बनने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है विश्व को। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। मसलन आज घर घर तिरंगे का जो अभियान है, वो देश में जो आया है, यह अभियान आज क्यों आया है? प्रश्न ये उठता है। यदि हम बैकग्राउंड में जाएं, देश के अतीत के इतिहास में जाएं, तो हम जानेंगे कि सन 1950 में नेशनल फ्लैग कोड एक संविधान में निरूपित किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से ना तो राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लगा सकता था, ना प्राइवेट स्तर पर कहीं भी किसी भी सेक्टर में लगा सकता था। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, शासकीय स्तर पर ही वो भी एक दिवस पर
15 अगस्त या 26 जनवरी और जैसे अन्य राष्ट्रीय पर्व पर ही विशेष तौर से उस फ्लैग का, उस झंडे का उपयोग किया जाता था। इस कारण से इस के होने फ्लैग कोड जो संविधान में बना 1950 में, इसके कारण हमारे देश के लोगों की जो राष्ट्र ध्वज के प्रति आस्था थी, जो आस्था है, वो एक सेंट्रलाइजेशन होकर अंदर ही रह गई थी, वो बाहर नहीं आ पा रही थी। वर्तमान शासन द्वारा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने एक लागू किया नियम, और संविधान के अंतर्गत उन्होंने ये अधिकार जो हमारे रोके गए थे देश के नागरिकों के, ध्वज के लिए घर नहीं लगा सकते या कहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसकी आज़ादी दी है। आज उस फ्लैग कोड जो था उससे हमको मुक्ति दिलाई गई है, जो फ्लैग कोड पर प्रतिबंध था उससे हमको मुक्ति दिला करके आज घर घर तिरंगा अभियान का जो प्रारंभ किया गया है, ये निश्चित तौर से देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रीय भावना की जो धारा है, उस धारा में प्रवाह होकर के वो ओतप्रोत हो रहा है, तो राष्ट्रीयता, नेशनलिटी उसकी रग रग में बह रही है। निश्चित तौर से यह अभियान, घर घर तिरंगे का अभियान, हमारे देश के आम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को ओतप्रोत करेगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, 3 रंगों का ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये वो तिरंगा है जिस तिरंगे के झंडे के नीचे हजारों स्टूडेंट को, अभी आपने देखा होगा जो रूस का और युद्ध चला, रूस और दूसरा कौन सा, यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला, यूक्रेन में हमारे देश के हजारों छात्र वहाँ फंसे हुए थे, तो हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के जब वो अपने बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए निकले, तो वहाँ के सैनिकों, मिलिट्री द्वारा उनको सुरक्षित रूप से उनको भारत देश जाने के लिए बहुत सुंदर जगह दी गई। वो सुरक्षित इस ध्वज के कारण वहाँ से हजारों छात्र, हमारे हजारों भारतीय नागरिक वहाँ से सुरक्षित लौटे। तो इस भारत देश के इस ध्वज की अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मान है, प्रतिष्ठा है। आज विश्व गुरु के रूप में भारत अपनी यात्रा में प्रवाहमान है। यकीनन राष्ट्रीय ध्वज कोई सिर्फ कर्म पर ही केंद्रित नहीं है या कोई एक कपड़े में ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज एक देश की पहचान होता है। किसी भी देश, हर देश में राष्ट्रीय ध्वज होता है। उसी तरीके से हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज अपने देश का अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होता है, अपनी अस्मिता का पहचान होता है, अपने संविधान को एक बांध करके देश के संचालन का सूचक होता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी जमीन होता है, हमारा स्वाभिमान होता है, हमारी राष्ट्रीयता का एक शिखर होता है, मुकुट होता है। ये ध्वज वो है जिस ध्वज के नीचे हजारों हमारे सैनिकों द्वारा युद्ध में अपनी बलि देते हुए, अपनी शहीद होते हुए इस ध्वज को हाथ में लेकर के उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से छोड़ा, लेकिन ये ध्वज नीचे नहीं गिरा। ये वो ध्वज है, इसलिए हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मैं आदरणीय उम्मेद खान साहब हमारे बीच बैठे हैं। ये कला संगीत के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमारे बुंदेलखंड में जाने जाते हैं। इन्होंने वो दौर भी देखा है जब हमारा देश गुलाम था। गुलामी की हवा में ये जिगे हैं, गुलामी की दास्ता को इन्होंने झेला है, गुलामी की सांसें इन्होंने ली हैं और गुलामी की घुटन को इन्होंने जिया है और उड़ा है और बिछाया है। ऐसे मास्टर उम्मेद खान साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन 1947 के पूर्व जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद आज देश जो आज़ाद हुआ, आप कितना फर्क महसूस करते हैं उस गुलामी की दास्तां में और आज़ादी की दास्तां में? बहुत सुंदर। ये जब
1947 के पहले यहाँ अपने यहाँ वीर सिंह महाराज का राज था। उनके राज में जो नेता लोग अपना जुलूस लेके आते थे तो उनको ट्रक में या बस में बैठा करके जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो ये काम न करें। इस तरह से उनको यातना दी जाती थी। धीरे धीरे वीर सिंह महाराज को जब ये स्वतंत्रता मिली तो उनको एहसास हुआ कि अब ये अपना ये काम जो हम कर रहे हैं वो गलत है और हमें आज़ादी के साथ अपना ये योगदान देना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने अब सबसे पहले उत्तरदायी शासन दिया और अपने ये शर्तें रखी उन्होंने कि हमारा जिला जो ये टीकमगढ़ है जो जिला बना दिया जाए। तो जिला उसी टाइम से जिला बना हुआ है ये। और इसके बाद 1947 में झंडारोहण हुआ और इसके बाद जो है झंडे का प्रचार जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं था। उस समय केवल शासकीय तौर पे अपना ये 26 जनवरी 15 अगस्त को कराया जाता था। इसमें अधिकतर लोग जो है इसमें हिस्सा लेते थे। बच्चे वगैरह जुलूस के तौर पे इसको लेकर के चलते थे। इसमें जैसे ये कहा जाता था झंडे का गाना, झंडा ऊंचे रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इस तरह से इसका गीत जो है बहुत अच्छा है। लोगों बच्चों जो प्रकाश फेरी निकलती थी उसमें बच्चे गाते चलते थे। इस तरह से इसका झंडे का प्रचार वहीं से हुआ। अब जो आज जो हम देख रहे हैं वो एक अलग उसकी पहचान हो गई है। और आज अपने प्रधानमंत्री की उससे कहने के मुताबिक जो राष्ट्र में सभी अपने भारत में सब घर घर झंडा फहराया जा रहा है। ये एकता का प्रचार इस तरह से बहुत बढ़िया। अभी आपको मास्टर उम्मेद खान साहब ने बताया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में उड़ीसा स्टेट में महाराज वीर सिंह टीकमगढ़ के महाराज थे। उन्होंने सर्वप्रथम जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी शासन गवर्नमेंट को सौंपा, यानी लोकतंत्र के चरण सबसे पहले टीकमगढ़ की भूमि पर आई। इसके बाद अन्य रियासतों द्वारा अपना शासन अपनी रियासत को शासन को सौंपा गया है। निश्चित तौर से ये बुंदेलखंड की टीकमगढ़ की वह भूमि है जहाँ से लोकतंत्र के प्रथम चरण प्राप्त हुए। ये गौरव की बात है निश्चित तौर से। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय ध्वज के अलावा दुनिया में या इन भारत में कोई ऐसा दूसरा प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रतीक अस्तित्व नहीं है, प्रतीक स्वरूप कोई दूसरा नहीं है जो पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध सके। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज में ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध सकती है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सभी इस ध्वज के प्रति नतमस्तक होकर के अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अभिमान के साथ, अपने भारतीय इस राज्य माटी को सिर पर लगाकर राष्ट्र के लिए नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद।